आज में बात कर रहे हैं बीजेपी के उस परेशानी की जिस परेशानी की का तोड़ निकालने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए थे। मौका तो था बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र के जन्म शताब्दी वर्ष का, लेकिन साधने आए थे बिहार के उस नैरेटिव को जिसके सहारे बीजेपी के 56 इंच की सीना का दावा करने वाले प्रधानमंत्री भी इन दिनों घबराए हुए हैं। जी हाँ, हम बात जातीय जनगणना की कर रहे हैं और जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 72 घंटे के अंदर बिहार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो ओबीसी कहा जा रहा है, इस ओबीसी का हिमायती कोई एक व्यक्ति है, एक पार्टी है तो वो बीजेपी है। गरीबों का हिमायती कोई एक है और गरीबों की हिमायती सरकार कोई एक है तो वो बीजेपी है। बीजेपी है तो पिछड़ा सुरक्षित है, बीजेपी है तो अति पिछड़ा सुरक्षित है। आज जो दावे कर लें, जो आंकड़े पेश कर लें, लेकिन बीजेपी हर ऐसे पिछड़ों के दिल में बसते हैं अपनी योजनाओं के सहारे, अपने विकास के सहारे और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सहारे। जरा सुनिए जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं और जरा गौर से सुनिएगा, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल देर रात तक पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसद सबों से घंटों मंथन किए कि नीतीश का तोड़ क्या होगा। हर सांसद और हर विधायक को तो अभी चुनाव लड़ना नहीं था, इसलिए बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन सांसद के सिर माथे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी और वो दिख रहे थे कि किस तरीके से नीतीश के साथ छोड़ने के बाद असहज हैं। भले सम्राट चौधरी कह रहे हों कि हम अब कंधा मजबूत हो गया है, हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं, लेकिन जिन सांसदों को चुनावी मैदान में उतरना है उन्हें उस हकीकत की समझ है कि अंतिम क्षण में नीतीश कुमार के दरबार में गिरिराज सिंह, आरके सिंह सहित तमाम बड़े नेता को क्यों जाना पड़ा था। वो दिन आज भी उन्हें याद कर आ रहा है बार बार कि नीतीश कुमार की सभा बेगूसराय में 3 बार क्यों कराई गई, आरा में क्यों कराई गई। कई ऐसी कंस्टिट्यूंसी थे जहाँ नीतीश को विशेष तौर पर 2 कार्यक्रम कराया गया। क्या ऐसी क्या मजबूरी थी? अब तो नीतीश नहीं है, अब क्या होगा? ये चिंता की लकीरें साफ बीजेपी के सभी सांसदों के चेहरे पर दिख रहा था और उसी का काट निकालने बैठे थे जेपी नड्डा, लेकिन अंततः वो भी कुछ हल नहीं दे पाए। जरा पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है बैकवर्ड ओबीसी। हम वो लोग हैं और कैलाशपति मिश्र जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ओबीसी की लड़ाई को धरती पर अपने नेतृत्व में लड़ा। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद कीजिए कांग्रेस पार्टी को क्या नैतिक अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने काका कालेलकर का रिपोर्ट बताइए, उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं किया था। उसके बाद मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन लगाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों रिपोर्ट पर बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे? कुछ नहीं किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आकर के उसके बाद रिजर्वेशन दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1992 के बाद 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को केंद्रीय सर्विस में नौकरी मिलने रिजर्वेशन होना चाहिए, तब जाकर के रिजर्वेशन 1995-96 में हुआ। और ये लोग आजकल ओबीसी के चैंपियन बने हुए हैं। आप बताइए, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया कि नहीं किया? क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों यूपीए, जिसमें लालू भी थे, जिसमें बाकी लोग भी थे, क्यों उन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया? आज ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ओबीसी की चिंता की गई है, ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम किया है,
वो हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपने सुन लिया, इनके पास अब तर्कस में कोई ऐसा तीर नहीं है जो इस महागठबंधन के तोड़ में कोई पेश कर सके। हाँ, ये अलग बात है कि हौसला है, संसाधन इन्होंने पूरी तौर पे झोंक दिया है बिहार में। प्रदेश अध्यक्ष को हेलीकॉप्टर मिला है भाई, कभी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को हेलीकॉप्टर मिला था? हेलीकॉप्टर, डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर मिला है। आप कहीं भी घूम सकते हैं बिहार में, कहीं भी आधे घंटे में कहीं पहुंच सकते हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को साइकिल बांटी जा रही है, मालूम है ना? तमाम कार्यकर्ताओं को साइकिल दी जा रही है कि गांव-गांव में जाकर मोदी जी का प्रचार कीजिए। और यही टास्क यहाँ के विधायकों को भी दिया गया है कि आज के बाद आप पटना में दिखना नहीं चाहिए। विधायक, विधान परिषद, पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, झोंक दीजिए अपनी पूरी ताकत। 2024 कितना महत्वपूर्ण है शायद आपको इसका भान नहीं है। 2024 में हमें जीतना है, चाहे इसके लिए जो भी ताकत लगाना पड़े, जो भी संसाधन चाहिए, जो चाहिए कहिए, आपको मिलेगा। लेकिन 2024 में हम बिहार में हारता हुआ मुंह नहीं देखना चाहते, क्योंकि बिहार में कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिहार हमारे लोगों के प्रायोरिटी पर पहले स्थान पर है। जब सवाल नीतीश को लेकर हुआ मीटिंग में कि नीतीश के नहीं रहने की वजह से किस तरीके से हम अति पिछड़ा वोट, या नीतीश के चेहरे पर जो वोट हमें मिलता है, उस वोट को हम कैसे, किस नाम पर एकत्रित करेंगे। मोदी जी का नाम सब लोगों की जुबान पर था, लेकिन जो सांसद मौजूद थे जिन्हें 6 महीने बाद जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाना है, 8 महीने बाद, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। कई ने दबी जुबान कहा भी कि कुछ चीज़ें बिहार की हकीकत है, जिस हकीकत से हमें आमना सामना करना चाहिए, कैसे उसका समाधान निकलेगा। हम अपने कार्यकर्ता, अभी भी हमारे पिछड़े और अति पिछड़े गांव में कार्यकर्ताओं का उस तरीके से पकड़ नहीं बन पाया। हर बूथ पर हमारे लोग हैं, पन्ना प्रमुख भी हैं, पूरी ताकत संघ की लगी हुई है। फिर भी जो राजनीति है बिहार में, उस राजनीति में हम लोग फिट नहीं बैठ रहे हैं। ये बीजेपी के एक सांसद का कहना है, और सांसद ने जोर देकर कहा कि हम लोग नीतीश साथ छोड़ दिए हैं, हम लोग अकेले लड़ेंगे। लेकिन कई तरह की सावधानियां हैं जो बरतने की जरूरत है। और जातीय जनगणना की पर जब चर्चा शुरू हुई तो अधिकांश सांसदों की चेहरा पर हवाएं उड़ने लगी, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि नड्डा बार बार यही सवाल कर रहे थे कि जिस जातीय जनगणना के सहारे नैरेटिव सेट करने जा रही है महागठबंधन, उसका असर राष्ट्रीय फलक पर कब दिखेगा, ये थोड़ी दिनों के बाद समझ में आएगा। बिहार में इसका क्या पड़ रहा है, तो बिहार में इसका कम से कम प्रभाव पड़े, इसके लिए तय ये हुआ सुशील मोदी जी के नेतृत्व में कि इस जनगणना को ही खारिज कर दिया जाए, इस सर्वेक्षण को ही खारिज कर दिया जाए। एक अभियान चलाकर कहिए कि हम लोग के यहाँ तो आया ही नहीं। जो अपने समर्थक वोटर हैं उनके बारे में कहिए कि भाई उनकी तो गिनती ही नहीं हुई। एक अभियान चलाइए, व्यवसायिक वर्ग, सवर्ण, जिन जो हमारे वोटर रहे हैं, उनकी संख्या को एक साजिश के तहत कम दिखाया गया है। ये सर्वेक्षण पूरी तौर पर सरकार का सर्वेक्षण है। ये इमेज बनाने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि इस इमेज को इस तरीके से खारिज कर दें। लोगों के अंदर में इस तरीके का भ्रम पैदा कर दीजिए कि लोगों का भरोसा उठ जाए इस सर्वेक्षण से। इसको लेकर जितनी मेहनतें हो सकती हैं, सोशल साइट से लेके सोशल मीडिया तक, तमाम विधायक, अपने प्रतिनिधि, IT सेल, सभी लोग लग जाइए एकदम किस सर्वेक्षण को ही खारिज कर देना है कि ये सरकार का सर्वेक्षण है, सरकार कमरे में बैठकर आंकड़े को मैनिपुलेट किया है। मतलब कितना इस सर्वेक्षण से बीजेपी के अंदर डर है, ये इन निर्णय से समझा जा सकता है। वैसे JP नड्डा भी निकलते निकलते नीतीश का कोई तोड़ नहीं दे पाए। बस इतना ही कह पाए वो कि मोदी का चेहरा है, मोदी के चेहरे पर हमें लड़ाई लड़ना है, और एक ही नारा देना है, मोदी के सामने कौन, मोदी के सामने कौन, मोदी के सामने कौन। और जो सामने है वो परिवारवाद के नायक हैं, वो सामने है वो भ्रष्टाचारी का नायक है, वो जो सामने है उनकी विश्वसनीयता क्या है, वो मोदी के सामने कहाँ टिकेंगे। हमें पूरी ताकत लगाना है मोदी वर्सेस चुनाव में। ये सावधानी बरतनी है कि हम हमेशा
मोदी के सामने कौन, ये बात जनता तक पहुंचाए कि मोदी मजबूत प्रधानमंत्री हैं, मोदी की वजह से हमारे देश को देश और दुनिया में एक अलग पहचान दी है, भारत एक ताकत के रूप में उभरा है। इस इमेज को लेकर गांव-गांव में जाइए और लोगों को कहिए कि मोदी के सामने में कौन है, ये शब्द क्षेत्रीय पार्टी है, ये कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बनने वाला है। ये इमेज दीजिए कि मोदी के सामने कोई नहीं है। और ये चुनाव पार्लियामेंट का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। और पार्लियामेंट के चुनाव को देश के दृष्टिकोण से देखिए, देश है तो फिर हम आप लोग हैं। ऐसा नायक प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं मिला है, देश को कहाँ से कहाँ किस ऊंचाई तक पहुँचा दिया। G20 की चर्चा कीजिए, चंद्रयान पर पहुँचने की चर्चा कीजिए, ये सब बातें हो रही थी। तो एक सांसद महोदय सीधा साधा है, सांसद महोदय ने कहा कि सर ये चंद्रयान और G20 गांव में क्या जानने गया लोग, कुछ बेसिक चीज ऐसा होना चाहिए जिससे हम उनके कास्ट का जो गोलबंदी है उसको हम तोड़ सकें। और ये सांसद कोई सवर्ण नहीं था, पिछड़ी जाति से आया हुआ है सांसद था। और जब ये सांसद इस तरीके से अपनी बात नड्डा के सामने रखे तो नड्डा के सामने कोई जवाब नहीं था। हाँ, वो भिखू भाई आए हैं गुजरात से, वो आंकड़ा उनको पढ़ाने लगे तो कहा कि सर ये आंकड़ा तो हम लोग रोज़ बीजेपी दफ्तर में पढ़ते रहते हैं, लेकिन वोटवा उस आंकड़ा से ऐसा थोड़ी होता है। ये समझना होगा कि हमारे पास कौन सा ऐसा चेहरा है, भरोसे का चेहरा, जो जाएंगे जनता के बीच तो उनको मोदी के लिए ही सही वोट कर देगा। लोग बेरोजगारी के बारे में लोग सवाल करता है, बहुत लोग महंगाई से तबाह है, ये सभी लोग सवाल करता है। तो वो जो हमारा 10 बरस का हम लोगों का इनकम्बेंसी भी है, हम लोगों का जो व्यवस्थाएं रही है, तो वो सारी चीज़ें भी हैं, उसको कैसे आप ये करते हैं। कोई सवर्ण सांसद सवाल किया रहता तो हो सकता है कि JP नड्डा उसी तरीके से जवाब देते, लेकिन सवाल करने वाला पिछड़ी जाति से लोग के थे, वो थोड़ा उनके जवाब में असहजता दिखी JP नड्डा को। बात तो वो सही बोल रहे हैं लेकिन जवाब उनके पास नहीं था। मतलब JP नड्डा का बिहार दौरा, भले ही वो जन्म शताब्दी के मौके पर आए हों, कैलाशपति जी के जन्म शताब्दी के मौके पर, लेकिन वो ये टटोलने आए थे कि बिहार में जातीय जनगणना की सूची जारी होने के बाद लोगों के मिजाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि बिहार अगर इस मामले में अग्रणी हुआ, बिहार अगर इस मामले में नए तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू की, तो फिर राष्ट्रीय फलक पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कल JP नड्डा की एक ही कोशिश थी कि बिहार के नेता और खास करके नीतीश कुमार को बिहार में कैसे उलझा कर रखा जा सकता है, इसकी पूरी रणनीति तैयार करके, मतलब बिहार से बाहर नीतीश को नहीं निकलने देना है, बिहार में ही उसको उलझा कर रखना है हमको। इसकी रणनीति बनाइए, जितना तोड़ फोड़ हो सकता है तोड़ फोड़ करिए, सरकार को जितना डिस्टर्ब करना चाहते हैं डिस्टर्ब करिए, लेकिन नीतीश बाहर नहीं निकले। नीतीश को की घेराबंदी बिहार में होनी चाहिए। एकमात्र मेरा मकसद है कि नीतीश की घेराबंदी बिहार में होनी चाहिए और बिहार से बाहर नीतीश नहीं निकले। इसके लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं, संसाधन से लेके बाकी जो हमारी चीज़ें रही हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं। और ये कहते हुए JP नड्डा निकल पड़े, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब बिहार की ही बारी है। संकेत तो साफ है, क्योंकि बैठक के दौरान जिस तरीके से चर्चाएं हुई, हर लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन नीतीश का तोर, लालू का तोर उन लोगों के पास दिखाई नहीं दिया। कहा कि ये गठबंधन का जो वोट परसेंटेज है और जो केमिस्ट्री है इस गठबंधन का, वो बहुत ही मजबूत केमिस्ट्री है। ऐसे में फिर दूसरे केमिस्ट्री का इस्तेमाल अन्य राज्यों में जो हो रहा है यहाँ भी होना चाहिए। लालू के पर तो हो ही रहा है, बचे नीतीश, तो अगली बारी नीतीश की भी होनी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें को खोजा जाए, क्योंकि सरकार को स्थिर नहीं रह देना है। सरकार अगर स्थिर रही तो नीतीश स्थिर रहेंगे, और नीतीश स्थिर रहे तो जिस नैरेटिव को जातीय सर्वेक्षण के सहारे नीतीश सेट करना चाहते हैं उसका प्रभाव पड़ोसी राज्य बिहार पर भी पड़ेगा, पड़ोसी राज्य झारखंड पर भी पड़ेगा। और इन 3 राज्यों में ही अगर नीतीश ने अपनी राजनीतिक जौहर का इस्तेमाल कर दिया तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात को बीजेपी के तमाम सीनियर नेता स्वीकार कर रहे हैं। कल की इस बैठक में भी कमोबेश सबों का भाव यही था
इसलिए तैयारी भी कमोबेश इसी तरीके से हो रही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन राजनीति के जिस दहलीज पर बिहार खड़ा है और जिस इशूज को लेकर बिहार घेराबंदी करनी शुरू की है, हमें लगता है कि आने वाले समय में बिहार में कई स्तर पर आपको सरकार की घेराबंदी होगी। ये साफ नड्डा के बिहार में के कार्यक्रम के बाद स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है। अब देखिए ईडी सीबीआई का बिहार में कब प्रवेश होता है, लेकिन जैसे ही दिल्ली ऑपरेशन खत्म होगा, हमें लगता है कि अगला ऑपरेशन बिहार में होगा। ये साफ कल के बैठक में ये दिखने लगा, क्योंकि कई सांसद महोदय बिहार के कई मंत्रियों का कट्टा चिट्ठा लेके घूम रहे हैं। कई लोगों ने तो हमसे भी संपर्क किया है कि संतोष जी आप फलाना खबर चला रहे थे शिक्षा विभाग वाला, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स है क्या, दीजिए ना। इस स्तर पर बातचीत हो रही है। अरे जल संसाधन वाला जो खबर चलाए थे उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो दीजिए ना। मतलब इस स्तर पर बेचैनी है कि आने वाले समय में सरकार की ऐसी योजनाओं जिसमें केंद्र का सहयोग है, उसमें अगर कहीं घोटाला हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तेज होनी चाहिए। मतलब 2024 के इलेक्शन से पहले बिहार में भी अधिकांश नेता जेल में आपको दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नड्डा के बिहार यात्रा के बाद यह मिजाज अब साफ दिखने लगा है। अब देखिए राजनीति है, कयासों का दौर है, और देखिए इस दौर में जो बालू माफिया पकड़ाया है, जो 2 FIR दर्ज हुआ है गब्बू सिंह और विजय चौधरी जी कारू जी के यहाँ, इन दोनों FIR पर क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। क्योंकि बालू माफिया सेठ की गिरफ्तारी के बाद उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हुई है, और उसके बाद एक बड़े नेटवर्क को खंगालने की कोशिश हो रही है, और उस नेटवर्क के सहारे मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। ये चर्चा जोरों पर है, क्योंकि लालू यादव के परिवार पर जितने तरीके के मामले दर्ज हैं वो तो अकंठ आ ही गए हैं। बालू माफिया में भी अधिकांश ऐसे लोग हैं जो लालू परिवार से ही जुड़े हुए हैं। नीतीश कैसे घेरे में आए, ये तैयारी जोरों पर है। अब देखना ये है कि ये जो तैयारी चल रही है उस तैयारी में बीजेपी का जो बाकी फोर्सेज हैं वो कितना कामयाब होता है। लेकिन इन सबसे इधर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश ने बीजेपी की नींद हराम कर दी है। भले उन्हें लोग खारिज कर रहे हों, भले उनकी उपयोगिता को समाप्त करने पर लगे हों, लेकिन नीतीश ने मुश्किलें तो खड़ी कर दी है बीजेपी की। और यही वजह है कि नड्डा भी बार बार नीतीश को लेकर ही सवाल करते रहे कि नीतीश के नहीं रहने पे बिहार बीजेपी को किस तरीके की तैयारी करना चाहिए या क्या नुकसान हो सकता है और उस नुकसान की भरपाई क्या हो सकती है। पूरी चर्चा उसी पर ही केंद्रित रहा।